कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मुफ्त शिक्षा पर। मुफ्त शिक्षा एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या आपको क्लास 12th बिजनेस स्टडी स्टार्ट किया था मैंने इस सेशन में। पिछले सेशन में आपको कॉमर्स का इकोनॉमिक्स क्लास 12th जिसमें मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट कराई है। अगर उसकी वीडियोस आपको देखनी है तो आप हमारे जो ऑफिशियल चैनल है मुफ्त शिक्षा का उस पर जाकर इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अब हमने स्टूडेंट्स की सूटेबिलिटी के लिए चैनल्स को क्लास वाइज डिवाइड कर दिया है। तो मैं आपको क्लास मुफ्त शिक्षा क्लास 12th के चैनल पर बिजनेस स्टडी पढ़ा रहा हूँ। आपको बिजनेस स्टडीज अगर पढ़नी है तो मुफ्त शिक्षा क्लास 12th की प्लेलिस्ट में जाकर बिजनेस स्टडीज की वीडियोस को देखें। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में क्लास 12th का बिजनेस स्टडी का चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट किया था, जिसके 3 पार्ट में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। उन 3 पार्ट में आपको फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बेसिक्स, सेकंड पार्ट में करेक्टरिस्टिक और इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ने को मिलेगा, थर्ड पार्ट में हमने फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स कुछ पढ़ाए हैं वो पढ़ने के लिए मिलेगा, और आज के पार्ट में मैं आपको फ्यूल्स के जो रिमेनिंग प्रिंसिपल्स रह गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान लगाकर सुनिएगा। अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो आप हमारी जो वेबसाइट है www.mufts.shiksha उस पर जाकर आप आस्क माई क्वेश्चन कॉलम के अंदर आपके डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स ने जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने जो आपको एक बार रिव्यू दे देता हूँ, जैसे कि हर वीडियो में देता हूँ कि पिछली क्लास में मैंने क्या हम कवर कर चुके हैं और आज हम क्या कंटिन्यू करने वाले हैं। क्योंकि कोई भी अगर स्टूडेंट डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहा होगा तो उसको पता लग जाएगा कि अभी तक पिछले पार्ट्स में क्या कवर हुआ और अब आगे क्या कंटिन्यू होने वाला है। तो मैंने आपको पिछले पार्ट्स में सबसे पहले पढ़ा दिया था डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैं आपको जस्ट रीड आउट करके बता देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। और अदर डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। इन अदर वर्ड, अ प्रिंसिपल रेफर टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रुथ अबाउट सम फिनोमेना बेस्ड ऑन काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर इन डेफिनेशंस को आपको डीपली पढ़ना है तो आप बिजनेस स्टडी की जो प्लेलिस्ट है उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट फर्स्ट जाकर देखें, उसमें आपको ब्रीफली एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर एक चीज का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने पढ़ा था नेचर, करेक्टरिस्टिक या फीचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल के चाहे आप नेचर बोलें, करेक्टरिस्टिक बोलें या फीचर बोलें, उनको हमने पढ़ा था। इनको भी अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट फर्स्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो करेक्टरिस्टिक है उनको देख लीजिए क्या क्या है वो। यूनिवर्सल, formed by practice and experimentation, general guidelines, behavioral in nature, flexibility या फिर flexible, contingent या फिर based on cause and effect relationship। ये आपके करेक्टरिस्टिक हैं। इनको डीपली पढ़ने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट सेकंड को देखना होगा। नेक्स्ट आपने पढ़ा था इनकी डेफिनेशंस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपने पढ़ा नेक्स्ट टॉपिक में आपने पढ़ा था इंपॉर्टेंस। ये रहे आपके इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के इंपॉर्टेंस क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल के इंपॉर्टेंस 7 इंपॉर्टेंस हैं। फर्स्ट, प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। सेकंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड, साइंटिफिक डिसीजन। फोर्थ, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट। फिफ्थ, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। सिक्स्थ, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड सेवेंथ, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। इन सबको डीपली पढ़ने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक गिवन होगा, उस वीडियो को जाकर आपको देखना होगा, तब आप आगे इस पार्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमने उसके बाद पढ़ा था फ्यूल्स के जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के। कितने प्रिंसिपल है? 14 प्रिंसिपल है, जिसमें से हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी एक काम जिसको अलग अलग लोगों में बांट दिया जाए और हर कोई अपनी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग जब काम को करेगा तो ज़्यादा बेटर कर पाएगा और काम टाइम पे पूरा होगा। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ा था कि जब भी किसी को किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो साथ में अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उतनी ही अथॉरिटी देंगे, तभी वो इंसान काम कर पाएगा।
उसके बाद हमने पढ़ा था डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में हमने पढ़ा था कोई भी चीज जो टाइम पर की जाए वो डिसिप्लिन के अंदर है, और जिस जिस ऑर्डर में करनी चाहिए, जिस तरीके से करनी चाहिए, जिस समय पे करनी चाहिए, अगर वो सारी चीजें फुलफिल होती हैं इसका मतलब वो चीज डिसिप्लिन में। और डिसिप्लिन सिर्फ सबॉर्डिनेट्स के लिए नहीं, उसके सुपीरियर यानी सीनियर्स के लिए भी नेसेसरी है। उसके बाद हमने पढ़ा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में हमने पढ़ा कि किसी भी एक असिस्टेंट को सिर्फ एक ही बॉस कमांड दे, एक से ज़्यादा ना दे, अदरवाइज वो कंफ्यूज हो जाएगा और काम को पूरा नहीं कर पाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी वर्कर हैं वो जो ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं वो ग्रुप एक्टिविटी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, जिसकी डायरेक्शन कॉमन गोल होना चाहिए फर्म का। ऐसा ना हो कि लोग अपना इंडिविजुअल गोल के चक्कर में और इधर उधर कर रहे हैं और फर्म का जो कॉमन गोल है उसको भूल गए। तो इसलिए डायरेक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए, यूनिटी, यानी कि एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देन हम पढ़ेंगे रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देन पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो तो आज हम कोशिश करेंगे कवर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाने के बाद क्या होता है कि आप लोग काफ़ी टाइम तक स्क्रीन पर नहीं टिकते हैं। तो हम छोटे छोटे पार्ट में करेंगे क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। बेसिकली डीपली छोटे छोटे पार्ट में हम पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जब रिवीजन वीडियो करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, शॉर्ट में और स्पीड में कवर करेंगे टॉपिक। लेकिन अभी हम रिवीजन पर नहीं, अभी सिलेबस पर हैं, तो पहले हम डीपली चीज़ों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क आपने पढ़ लिया था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लिया, डिसिप्लिन भी आपने पढ़ लिया, यूनिटी ऑफ कमांड भी पढ़ा दिया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी हो गया। और आज हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब है कि जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका जो इंटरेस्ट है वो खुद का पर्सनल इंटरेस्ट में ज़्यादा उनकी रुचि ना हो, उनकी जो इंटरेस्ट है वो होना चाहिए जनरल इंटरेस्ट, जो फर्म का कॉमन गोल होता है उनकी तरफ इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब जो सबऑर्डिनेट हैं उनको ऐसा ना हो कि वो अपने फ़ायदे के लिए फर्म के गोल को भूल जाए, वो किसी से रिश्वत लेके या ब्राइब बोल सकते हैं, घूस लेके कोई ऐसा काम ना करने लगे जिससे उनका तो फ़ायदा हो लेकिन जो फर्म है उसका नुकसान होने लगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू बी जनरल इंटरेस्ट, किसी भी सबऑर्डिनेट का इंटरेस्ट जो है फर्म का जो कॉमन गोल है, जनरल इंटरेस्ट है, उसमें ही होना चाहिए, ना कि पर्सनल में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट suppressed the interest of individual or employees. According to this principle, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, मस्ट सप्रेस द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉयज। मतलब एम्प्लॉयज का भी इंटरेस्ट और फर्म का इंटरेस्ट एक ही होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अलग अलग हो। और फर्म को भी, ऑर्गेनाइजेशन को भी ऐसा काम, ऐसे ही डिसीजन लेने चाहिए जिससे इंडिविजुअल के इंटरेस्ट भी पूरे हों, साथ ही साथ जो कॉमन गोल है फर्म का वो भी पूरा हो। In the organization, all the employees are working with some objective and there is always an objective of the organization. अब ये क्या बोल रहा है इस डेफिनेशन में, इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑल द एम्प्लॉयज आर वर्किंग, बहुत सारे वर्किंग होते हैं एम्प्लॉयज, विद सम ऑब्जेक्टिव, और सबके अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। देर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वहां पे एक ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है। तो जितने भी इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्टिव होंगे उनके ऑब्जेक्टिव को ऐसे डायरेक्ट करना होगा, जैसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है ना, उनको ऐसे डायरेक्ट करना होगा कि फर्म के ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही उनके ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो। If the objectives of individual are in the same direction of the organization, then there is no problem. अगर जो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव हैं वही फर्म के ऑब्जेक्टिव के डायरेक्शन में ही होंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ ग्रुप्स आर डिफरेंट डायरेक्शन, अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव कुछ और है और इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव कुछ और हैं तो दिक्कत हो सकती है। क्या? द मैनेजर मस्ट ट्राई टू रिकनसाइल individual interest with an organization goal, and if it is not possible then the individual goal must be sacrificed for achieving organization goal. और अगर ऐसा है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके गोल अलग हैं फर्म के गोल से, तो एक मैनेजर को ऐसी स्ट्रेटेजीज को अपनाना चाहिए जिससे कि क्या हो कि जो इंडिविजुअल्स के गोल्स हैं उनको मॉडिफाई किया जाए और वो भी फर्म के गोल की डायरेक्शन में ही
हो। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, इन केस कि मैनेजर कोशिश कर रहा है लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनके पर्सनल गोल कुछ ऐसे गोल्स हैं जो फर्म के कॉमन गोल से मैच नहीं हो रहे हैं और एम्प्लॉयज भी रेडी नहीं हो रहे हैं अपने गोल्स को मॉडिफाई करने के लिए, तो इस केस में मैनेजर को क्या करना होगा, लिखा ना, इस केस में मैनेजर को क्या करना होगा कि इंडिविजुअल्स को ऐसे ट्रीट करना होगा, ऐसे समझाना होगा कि वो अपने पर्सनल गोल्स को क्या करें, सेक्रीफाइस करें, किसके गोल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए। चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे कोई भी वर्कर हो ऑर्गेनाइजेशन का, उसको इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसको अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना होगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को सेक्रीफाइस करना होगा ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, बिफोर बाइंग रॉ मटेरियल the manager must compare the price and qualities of all the suppliers and give order to the best rather than giving order to his relative by misusing his power। अब बोल रहा है, एक एग्जांपल लिया कि फॉर एग्जांपल कि हम मटेरियल का, रॉ मटेरियल का ऑर्डर दे रहे हैं, अब हमें रॉ मटेरियल खरीदते समय मार्केट के अंदर अच्छे से मोल भाव कर लेना है, देख लेना है कौन कम प्राइस में रॉ मटेरियल दे रहा है और बढ़िया क्वालिटी का रॉ मटेरियल दे रहा है, कौन टाइम पर देगा, हमें किससे ट्रांजेक्शन करने में ज्यादा सुटेबिलिटी रहेगी बिजनेस को, किससे ज्यादा प्रॉफिट होगा, रेदर देन, ना कि वो मैनेजर या एम्प्लॉय जो रॉ मटेरियल का ऑर्डर दे रहा है वो ये सब चीजें ना करके, ऐसा ना हो कि वो अपने किसी रिलेटिव को ऑर्डर दे रहा है, अपने पावर का मिसयूज कर रहा है और वो उसका रिलेटिव है जो, वो उससे हमें प्राइस भी महंगा पड़ रहा होगा और क्वालिटी भी नहीं मिल रही होगी, तो ऐसा नहीं करना है, इसे बोलेंगे मिसयूज ऑफ पावर। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना है, यानी कि मैनेजर अगर अपने रिलेटिव्स को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, अपना पर्सनल इंटरेस्ट देख रहा है, तो उसको सेक्रीफाइस करना होगा इस चीज को, उसे सिर्फ फर्म के गोल को ही देख रहा होगा कि फर्म का बेनिफिट किस में है। फर्म का बेनिफिट है कि अगर वो मार्केट में मोल भाव करे और ऐसा कोई पर्सन मिल जाए जो रॉ मटेरियल कम कॉस्ट पे और अच्छी क्वालिटी में दे रहा है और वो उसका रिलेटिव नहीं है, तो वो अपने रिलेटिव को प्रेफरेंस ना दे, रिलेटिव की प्रेफरेंस को सेक्रीफाइस करे जिससे फर्म को फायदा हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो पॉजिटिव इफेक्ट्स। पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएंगे इसके, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। पहला, जब सब सब एम्प्लॉयज अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करके गोल जो है, कॉमन गोल है, उसकी तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, गोल्स अचीव करने में आसानी होगी ना, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, गोल को अचीव कर पाएंगे। कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और कोऑर्डिनेशन भी सेट हो जाएगी इंडिविजुअल गोल्स के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के बीच में। नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट क्या आएंगे बताओ, नेगेटिव इफेक्ट क्या आएंगे, लैक ऑफ कॉर्पोरेशन अमंग इंडिविजुअल, लैक ऑफ कॉर्पोरेशन अमंग इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल जो अपने इंटरेस्ट को क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, तो उनके अंदर जो कॉर्पोरेशन की जो एक फीलिंग है वो नहीं रहेगी, एक दूसरे को कॉर्पोरेट करना भूल जाएंगे कहीं ना कहीं। फर्म विल नॉट बी एबल टू अचीव इट्स गोल, और फिर जब वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या होगी, ऐसी भावना आएगी कि हम अपने लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो फिर वो काम ठीक से भी नहीं करेंगे और जिससे क्या होगी, फर्म के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारा कौन सा प्रिंसिपल है, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेमुनरेशन क्या होता है, रेमुनरेशन मतलब आप समझे यहाँ पे पेमेंट, सैलरी, वेजेस, यानी कि काम के बदले में जो भी मिलता है ना उसको आप बोलेंगे रेमुनरेशन, अर्निंग एक तरीके से। ठीक है, अब इसमें क्या है, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज ही थोड़ी ना, सारे प्रिंसिपल एम्प्लॉयज के लिए ही थोड़ी होंगे, कुछ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के लिए भी तो होंगे। अब पीछे हमने पढ़ा सबऑर्डिनेशन, ये पढ़ा ना आपने, क्या, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि जो एम्प्लॉई है उसको अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना होगा और फर्म का जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। तो ऐसा वो अगर कर रहा है तो वो बदले में कुछ एक्सपेक्ट भी तो करता है। तो अब अगर एम्प्लॉय ईमानदारी से काम कर रहा है तो एक एम्प्लॉयर का भी दायित्व बनता है, उसका उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एम्प्लॉयज को खुश रखे। अब एम्प्लॉयज खुश कैसे रहते हैं, एम्प्लॉयज को उनके काम के बदले में उच्च वेतन यानी कि सूटेबल सैलरी दी जाए, सूटेबल वेजेस दिया जाए और जॉब सिक्योरिटीज दी जाए,
आजकल जॉब सिक्योरिटीज के नाम पे जैसे इंश्योरेंस भी मिलता है लोगों को, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेजुइटी अमाउंट इकट्ठा होता है उनका, ठीक है। और एक एम्प्लॉय अगर ज़्यादा टाइम तक किसी कंपनी में स्टे कर जाता है तो उसको परमानेंट भी कर दिया जाता है। तो ऐसी सारी सुविधाएं और हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई। और कई कंपनीज में तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके चिल्ड्रंस का एजुकेशनल एक्सपेंस भी बियर किया जाता है। तो ऐसी सारी फैसिलिटीज़ भी देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सारे प्रिंसिपल सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है। अगर एम्प्लॉयर्स अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता है तो एम्प्लॉयज़ खुशी खुशी उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उनको अचीव करना आसान हो जाएगा। तो एक एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए कि उसके पास जॉब सिक्योरिटीज हो और वो खुश रहे। अगर ये चीज़ें एम्प्लॉयर फुलफिल कर देता है तो वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में एम्प्लॉयज़ अपनी पूरी जी जान लगाएगा, है ना। तो जो एम्प्लॉयर है उसको भी अच्छे से अच्छा वेतन देना चाहिए। According to this principle, employees in the organization must be paid fairly, adequately to give them maximum satisfaction. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉयज को फेयरली और एडुकेट क्या मिलना चाहिए? सैलरी मिलनी चाहिए जो कि उनका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सके। The employees should be paid fair wages and salary which would give them at least a reasonable standard of living। और ऐसा सैलरी, ऐसी वेजेस पे की जाए जो एटलीस्ट उनको एक लिविंग स्टैंडर्ड दे, एक लिविंग रीजनेबल लिविंग स्टैंडर्ड दे सके। ऐसा ना हो कि उनको इतनी कम सैलरी दी जा रही है और उससे उनका गुजारा भी नहीं चल रहा है। जैसे कि आज के टाइम में आप देख रहे हो कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, तो कुछ फर्म या ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है ऐसे ऐसे अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज भी बढ़ाती जाती हैं, उनके अंदर महंगाई भत्ता भी बढ़ाते जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर का नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में, सभी सेक्टर में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको जैसे जैसे फाइनेंशियल ईयर बढ़ते हैं, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है ऐसे ऐसे उनकी सैलरी भी इंक्रीमेंट दी जाती है और उसके अंदर उनको महंगाई भत्ता भी दिया जाता है। कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जिनमें ये सब अलाउंस दिए जाते हैं, इसलिए वहाँ के एम्प्लॉयज़ ज़्यादा खुश रहते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करती हैं। फॉर एग्जांपल टाटा की जितनी भी कंपनीज हैं वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक फेयरली और एडिक्वेटली सैलरी दी जाती है, जॉब सिक्योरिटीज़ दी जाती है। इवन वहाँ का एम्प्लॉयज़ परमानेंट एम्प्लॉय होता है, उसको सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ और इंश्योरेंस फैसिलिटी उसको और उसके फैमिली वालों को दी जाती है, ठीक है। एजुकेशनल एक्सपेंस दिया जाता है, महंगाई भत्ता जिसे कहते हैं, ठीक है, वो दिया जाता है। तो जितने भी अलाउंस होते हैं उनके एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं? एक रीजनेबल लिविंग स्टैंडर्ड देते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ खुशी खुशी उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। इसलिए ही आज टाटा जैसी कंपनियां ग्रो कर रही हैं। जहाँ के एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे वहाँ की कंपनियां ज़रूर ग्रो करेंगे, क्योंकि एक एम्प्लॉय ही फर्म को ग्रो कर सकता है। टॉप लेवल वाले तो मैनेजमेंट बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन उन प्लान को एग्जीक्यूट कौन करते हैं? एम्प्लॉयज़ करते हैं। उस प्लान पे वर्क कौन करता है? एम्प्लॉयज़ करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ को अगर खुश रखा जाएगा तो फर्म ग्रो जरूर करेगी। द फेयर वेजेस इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू, फेयर वेजेस कैसे डिटरमाइन किया गया? द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न, द वेजेस एंड सैलरी पेड बाय द कंपिटिटर एंड द स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय। इन चीज़ों को देखकर ही एक फेयर सैलरी डिसाइड की जाती है। क्या? पहला द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न, कि उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है उसके कंसर्न के अकॉर्डिंग। दूसरा द वेजेस एंड सैलरी पेड बाय द कॉम्पिटिटर, और कॉम्पिटिटर कितनी पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक काम के लिए सिर्फ मंथली के 20,000 रुपये दे रहे हैं, वहीं आपकी सेम प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी जो आपकी कॉम्पिटिटर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को मंथली 28,000 पे कर रही है। सेम टाइम दे रहे हैं उस कंपनी में एम्प्लॉयज़, सेम वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने वर्कर्स को 20,000 दे रहे हैं और वो 28,000 दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अनफेयर होगा किनके साथ? एम्प्लॉयज़ के साथ। और क्या होगा? धीरे धीरे फिर आपके एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी से दूसरे सामने वाली कंपनी में शिफ्ट होना शुरू कर देंगे और वो वहाँ ज़्यादा खुश रहेंगे, ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे और वो कंपनी और ज़्यादा ग्रो करेगी। इसलिए आपको देखना है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उसकी फर्म के अंदर कितनी सैलरी दी जा रही है, उससे ज़्यादा ना दे पाएं, लेकिन एटलीस्ट आपको उसके इक्वल देनी चाहिए अगर अपनी फर्म को कंपटीशन के अंदर टिकाए रखना है। पॉजिटिव इफेक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट क्या? रेम्युनेशन ऑफ एम्प्लॉयज के। एम्प्लॉयज गेट मोटिवेटेड
एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहते हैं वैसे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको काम के बदले में अच्छा रेम्युनरेशन मिलेगा, इसलिए वो मोटिवेट होकर काम करते हैं। डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इम्प्रूव। और जहाँ पे एम्प्लॉयज को बदले में क्या चाहिए, अच्छा रेम्युनरेशन चाहिए। उसको अगर अच्छा रेम्युनरेशन मिलेगा तो वो अपने दिल से उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा, और जो कमिटमेंट उसने दी है उसको फुलफिल जरूर करेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज का टर्नओवर बढ़ जाता है, यानी कि कहने का मतलब है एक तरीके से उनके ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है वो बढ़ जाएगा। डिससेटिस्फैक्शन एंड डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, और इनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन भी आ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि एक इंसान की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं, जितना जितना उसको देते जाएंगे उतना उसकी इच्छा बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि एम्प्लॉयज इतना ज़्यादा मिलने लगे कि फिर वो आराम की सिचुएशन में चला जाए और काम को अच्छे से ना करे, उसको सेटिस्फेक्शन आए ही ना, है ना। दूसरा, डिवोश डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, और एम्प्लॉयज को अगर ये मान लो कि इनकेस इसका अपोजिट, अगर ये वाला प्रिंसिपल नहीं लग रहा है तो क्या होगा, वो एक तो वो मोटिवेट नहीं रहेगा, ठीक है, दूसरा वो डिससेटिस्फाई रहेगा। अगर ये प्रिंसिपल यूज होता है तो वो सेटिस्फाई भी रहेगा और मोटिवेटेड भी रहेगा। नेक्स्ट देखो, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पावर सिर्फ किसी एक के हाथ में रहे, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। समझ गए, जैसे कि आप अगर हम गवर्नमेंट का एग्जांपल ले तो हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी ऑल ओवर इंडिया के ऊपर कंट्रोल करती है, कोई भी रूल्स रेगुलेशन किसी भी स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है। वहीं जब हम स्टेट गवर्नमेंट्स का अगर देखें तो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कुछ पावर दी गई है, तो उसे बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है तो इसका मतलब हमने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेंट्रलाइजेशन तो है ही है, वो बाकी स्टेट पे काम, बाकी सारे स्टेटों पे रूल्स लग रहे हैं, लेकिन स्टेट वाइज भी हर सीएम को पावर दी गई है कि वो भी कुछ पावर्स को यूज करके वहां पे काम कर सकता है, उसे बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। Centralization refers to the concentration of authority or power in a few hand at a top level. सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जो मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जो सारी की सारी पावर जब किसके हाथ में हो, टॉप लेवल के हाथ में हो, तो उसे बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि वो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स द इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन टॉप लेवल वाले क्या करते हैं, जब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं तो साथ में अथॉरिटीज भी देते हैं, तो फिर टॉप लेवल वाले क्या करते हैं, मिडिल लेवल वालों को कुछ पावर्स देते हैं उनसे, ताकि उनसे काम करवाया जा सके। तो जब वो पावर्स को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टॉप लेवल वाले जब पावर्स को मिडिल लेवल या लोअर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसे कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना डिसेंट्रलाइजेशन, और टॉप लेवल वालों के पास कुछ पावर्स का रहना और उन पावर को सिर्फ वही यूज करेंगे, उसे बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू फेयल, a company must not be completely centralized और completely decentralized। एक कंपनी को ना तो completely centralized होना चाहिए और ना ही decentralized होना चाहिए, but there must be a combination of both depending on the nature and size of organization। लेकिन ऐसा किया जा सकता है फर्म में कि दोनों तरीके के रूल्स को यूज किया जाए, सेंट्रलाइजेशन को भी और डिसेंट्रलाइजेशन को। अब ये डिपेंड करता है कि फर्म का साइज और नेचर कैसा है। अगर फर्म का साइज छोटा है तो सेंट्रलाइजेशन लगाना ठीक है, क्योंकि फर्म छोटी है तो सीधे ही टॉप लेवल से उसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर फर्म बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस ज़्यादा सही रहेगा। बट सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस के साथ सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन लगा देंगे तो भी दिक्कत आएगी, तो सेंट्रलाइजेशन प्लस डिसेंट्रलाइजेशन दोनों को यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, panchayats in our country have been given more power to decide and spend funds guaranteed to them by the government for the welfare of villages। this is decentralization at the national level। अब हम एग्जांपल लिया कि हमारे जो विलेजेस एरिया वहाँ पर पंचायत होती है, तो सीधे ही पंचायत को अथॉरिटी होती है और फंड दिए जाते हैं कि वो वहाँ की डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। तो इसे कहा जाएगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, उनको पावर दिए खुद करने के लिए काम। देयर इज अ नीड टू बैलेंस सबॉर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन विद द मैनेजर्स रिलेशन ऑफ
फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन। बोला कि अब इसको बैलेंस करने के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन की सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, जो सबऑर्डिनेट है उस उनके साथ इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, किसकी, जो उनके मैनेजर होंगे उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, जिसको हम बोलेंगे कहीं ना कहीं कि यूज होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन पावर का। तो डिसेंट्रलाइजेशन के साथ सेंट्रलाइजेशन पावर भी यूज की जाएगी, तो बैलेंस बना रहेगा, गड़बड़ होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, एनकरेज एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जब पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, देखो यहाँ पे किसका एग्जाम्पल दे रखा है, पंचायत का एग्जाम्पल दे रखा है ना, एनकरेज एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज। अब जब डिसेंट्रलाइजेशन लाया जाता है तो क्या होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है एम्प्लॉयज तक भी, तो उससे क्या होता है, उनके अंदर एनकरेजमेंट आता है। फास्ट डिसीजन एट द ऑपरेशनल लेवल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय द टॉप लेवल। अब क्या होता है कि जब हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया तो कुछ पावर्स एम्प्लॉयज के पास भी गई हैं, जिससे कि वो डिसीजन जल्दी ले लिया जाता है, लेकिन सेंट्रलाइजेशन होने की वजह से कंट्रोल टॉप लेवल के हाथ में ही रहता है। अगर ऐसा प्रिंसिपल ना हो तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन। और अगर सिर्फ सेंट्रलाइजेशन ही है तो डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है, क्योंकि ऊपर टॉप लेवल वालों को हर चीज की इंफॉर्मेशन नहीं होती लोअर लेवल तक, तो उनको टाइम लगेगा डिसीजन लेने में। कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाए, यानी कि सारी पावर को ही बांट दिया जाए, तो इससे क्या होगा, मिसयूज होने के चांसेस होंगे, क्योंकि जो टॉप लेवल के लोग होते हैं वो ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं और कैपेबल होते हैं डिसीजन लेने में, एज कंपेयर टू मिडिल लेवल और लोअर लेवल। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन भी क्या होगा, मिसयूज ऑफ पावर। नेक्स्ट देखें, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में क्या पढ़ना है आपने, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में, स्केलर चेन में क्या होता है, देखो ये डायग्राम दे रखा है ना, स्केलर चेन का मतलब होता है कि कोई इंफॉर्मेशन जा रही है तो ऐसे जाएगी, ठीक है, और फिर वो यहाँ से नीचे यहाँ पे ट्रांसफर होगी, इसे बोलते हैं हम स्केलर चेन। इससे फायदा क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी फर्म के पास पहुंचेगी स्टेप बाय स्टेप, कोई भी उस इंफॉर्मेशन से क्या है, कह सकते हैं वंचित नहीं रह जाएगा, सबको उस इंफॉर्मेशन के बारे में पता लग जाएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है कि कोई इंफॉर्मेशन किसी दूसरे एम्प्लॉयज तक पहुंचाना बहुत जरूरी है और बहुत जल्दी पहुंचानी है, तो इस केस में हम यूज करते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक जिसको ब्रिज भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि अब इंफॉर्मेशन आपकी इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं जाएगी, अब आपकी इंफॉर्मेशन ऐसे डायरेक्ट चली जाएगी, इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक या फिर ब्रिज। ये ऐसा इस केस में किया जाता है जब इंफॉर्मेशन बहुत अर्जेंटली पहुंचानी हो और वो इंफॉर्मेशन बाकी लोगों तक उस समय पहुंचे, ऐसी जरूरत ना हो, तो हम क्या यूज करते हैं, गैंग प्लैंक यूज करते हैं। तो चलिए देखिए प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या है। स्केलर चेन मींस स्केलर चेन मींस लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। ये क्या है, हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक बना ना, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ से, क्या होता है, ऑर्डर ऊपर से नीचे पास होते हैं और इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर पास होती है, लेकिन थ्रू चेन। Fewalls insist that this chain must be followed strictly in the organization. Every piece of or information must pass through every key of this chain. No skipping of any one key should be allowed. और इसमें से किसी भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ इंफॉर्मेशन अलाउड नहीं होगी, कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेशन ऐसे ही जानी चाहिए, और अगर ऑर्डर आ रहा है तो ऐसे ही आना चाहिए, इंफॉर्मेशन ऐसे जाएगी, ऑर्डर ऐसे आएगा, इसमें कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू दिस, इफ ई वॉन्ट्स टू कॉन्टैक्ट ओ, अगर ई को किसको कॉन्टैक्ट करना है, ओ को कॉन्टैक्ट करना है, ही हैज टू मूव थ्रू ई डी सी बी ए एल एम एन, तो उसे ऐसे जाना होगा, ई से डी, डी से सी से बी से ए से एल से एम से एन से ओ, ऐसे जाना होगा, ठीक है। इफ दिस चेन इज ब्रोकन देयर आर चांसेस ऑफ कम्युनिकेशन गैप, और अगर ऐसा होता है कि सीधे यहाँ आए या इनमें से किसी को छोड़ के यहाँ आए और यहाँ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्रिएट करेगा कम्युनिकेशन गैप को। इन केस ऑफ इमरजेंसी
All permitted a shortcut in the chain which called gang plank। मैंने बताया ना कि अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तब ये ई डायरेक्ट ओ से कांटेक्ट कर सकता है, और इस केस को फेयल्स ने बोला है, इसे हम बोलेंगे गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक परमिट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन। गैंग प्लैंक क्या करता है? परमिट करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफरेंट पोजीशन, जिसके अंदर एम्प्लॉयज जो है डिफरेंट पोजीशन पे काम कर रहे हैं तो भी, विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन। अब उसको स्केलर चेन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ कर रहे हो, अब अगर एफ को ए को कांटेक्ट करना है तो एफ सीधे ए को भी कांटेक्ट कर सकता है, इसको भी हम बोलेंगे गैंग प्लैंक। समझ गए? सीधे ही स्किप करके दूसरे पोजीशन वाले से कांटेक्ट करना कहलाएगा गैंग प्लैंक। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन प्रिंसिपल लगाते हैं तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे? द सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, एक सिस्टमेटिक फ्लो से इंफॉर्मेशन जाएगी और फर्म के सारे हिस्सों में इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा, और जिससे कि कुछ भी मिस हैपनिंग होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है इसका? अगर हम ये प्रिंसिपल यूज ना करें तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देयर मे बी कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। नो क्लियरिटी इन द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, क्योंकि अगर कोई सीधे ही यहाँ कांटेक्ट कर ले, अगर आपका जी सीधे ए को कांटेक्ट करे तो इनके बीच में जो और इसके सीनियर हैं, इनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी? उनमें कोई भी क्लियरिटी नहीं रहेगी। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या आपको पढ़ा रहा था मुफ्त शिक्षा, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्लास 12th की बिजनेस स्टडी। अगर आपको इस वीडियो से, इस चैप्टर से या इस टॉपिक से कोई भी डाउट आते हैं तो आप हमारी जो वेबसाइट है www.muft.shiksha, उस पर जाकर आप आस्क माय क्वेश्चन कॉलम के अंदर आपके डाउट पूछ सकते हैं। हमारे वेबसाइट पर डाउट पूछने की एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डाउट पूछते हैं तो आपको ऐसा किसी भी वेबसाइट पर देखने को नहीं मिला होगा जैसे हमारे यहाँ मिलता है। आपको डाउट के बदले में भी रिवॉर्ड्स अर्न करने का मौका मिलता है, और आपके जो डाउट हैं वहाँ पर हमारे जो ऑलरेडी स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं या तो वो क्लियर करेंगे या हमारे एक्सपर्ट हैं वो आपको क्लियर करेंगे। और अगर आपको अर्जेंटली बेसिस पे किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप वहाँ हमारे आस्क माय क्वेश्चन कॉलम में कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे ये वीडियो चाहिए, या आप हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आपके लिए हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।